हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन भारतीय संविधान के जो अपन ने स्टार्ट किया था उसके संबंध में अपन ने उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि भाई जो उसके संविधान के जो नेचर है वो किस प्रकार से है, संघात्मक है या मतलब अर्धसंघात्मक है, उसके बारे में देखा था। फिर उसका अपन ने जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। भाई कौन सा केस के अंतर्गत क्या बात कही थी, भाई कौन सा जज है जो वो उसका पूर्ण बहुमत का अंतर्गत था और कौन से जज जो है अल्पमत के अंतर्गत थे। तो वो सारे डिस्कशन अपन इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया है। और इस अब आज वाले जो सेक्शन जो आज वाले लेक्चर के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जब अपन कह सकते हैं कि जो विभिन्न जो देश है उनसे अपन कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या किया, अडोप्ट किया है। वो कौन सी चीज़ अच्छी अच्छी थी तो वो अपन कहाँ से लेके आए, वो सारा अपन आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या चीज़ है। पहला है अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें अपन ने अडोप्ट की है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया है, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो लिया है। संविधान की सर्वोच्चता वो भी अपन ने अमेरिका से लिया है। न्यायालय की जो स्वतंत्रता होती है उसके जो प्रावधान वगैरह वो भी अपन ने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिया है। निर्वाचन की जो राष्ट्रपति की जो प्रणाली वगैरह किस प्रकार से राष्ट्रपति को निर्वाचन किया जाएगा उसका जो प्रावधान है वो अपन ने अमेरिका से लिया है। जो महाभियोग लगाया जाएगा वो भी अपने पास अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको की जो किस प्रकार से उनको रिमूव किया जाएगा तो उनका जो प्रोसेस होगा वो भी अपन क्या किया है, अमेरिका से लिया है। यानी जो अमेरिका से है अपन ने मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचित महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये सारा अपन ने अमेरिका से लिया है। दूसरा हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन से अपन ने क्या है, विधि के समक्ष जो क्षमता यानी विधि का निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया वगैरह है वो वाली सारी चीज, या एकल नागरिकता अपन कह सकते हैं कि भाई जो सिटीजनशिप है वो अपन ने ब्रिटेन से लिया है। संसद की जो शासन प्रणाली, किस प्रकार से संसद का रहेगा प्रणाली, नेचर, इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह, वो सारा कुछ अपन ने ब्रिटेन से लिया है। फिर अपने पास में आयरलैंड आता है। आयरलैंड के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, आयरिश संविधान से लिया है। फिर जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से उसको सेटलमेंट किया जाएगा, वो सारी इसके अंदर अपने को आयरलैंड से लिए। जो आपात के जो उपबंध है यानी प्रोविजन है वो भी अपन ने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। फिर अपने पास में जाता है कि राज्य में जो राज्यसभा के अंदर जो समाज है या उसके अंदर जो सेवा करने वाले जो बंधु बांधव है उनका, या जो कला है, नेचर है, विज्ञान है, साइंस है, या इनसे संबंधित जो क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाले उच्च कोटि के जो सदस्य वगैरह हैं उनको जो मनोनीत किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, वो सारा प्रावधान अपन ने आयरलैंड से लिया है। फिर आता है अपने पास में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें ली है, जो भारत की जो स्वतंत्र जो अपने उद्देशिका है उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, उसके बारे में अपन ने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो समवर्ती सूची के विषय के बारे में, समवर्ती सूची के विषय के बारे में जो काम करेगा, क्या क्या चीजें होगी, वो भी अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। शक्तियों का विभाजन वगैरह कि भाई किस प्रकार के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो पावर के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट कौन करेगा, तो वो सब अपने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच के जब अपन स्थायी संबंध बनाते हैं, जो चैप्टर अपना 11 आता है, 6 और 5 को इंक्लूड करते हैं, तब वो जो विधायी संबंध बनता है 245 से 255 तक, तो वो वाला जो अपन ने संबंध लिया तो वो भी कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब यहाँ पे जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये तो अपन ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रस्तावना के अंदर जो आइडियाज दिए गए हैं तो वो अपन ने कहाँ से लिए हैं, तो वो अमेरिका, यूएस से लिए गए हैं। फिर आता है जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार वगैरह के संबंध में जो शक्तियां होंगी उसके बारे में बात की गई है। कनाडा अवशिष्ट शक्तियों के जो केंद्र के पास में है या जो संघात्मक विशेषताएं बताई गई वो अपन ने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिए। फिर रूस के अंदर अपन ने मौलिक जो कर्तव्य वगैरह उसके बारे में लिया है। फिर जापान से अपन ने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो जापान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका जो संविधान, दक्षिण अफ्रीका जो संविधान था उसमें से अपन ने जो संविधान में उसकी जो श्रेष्ठ बात थी वो वाले अपने प्रावधान है। जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो अपने आर्टिकल 368 है उसका जो प्रोसेस है, तो वो वाला अपन ने प्रावधान है वहां से लिया है। फिर अपने पास में जो फ्रांस का जो संविधान था उसमें से अपन ने जो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसके बारे में अपन ने जो अच्छा प्रावधान था वो उस फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है।
तो यहाँ तक तो अपने पास में जो भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत वगैरह अपन ने आज डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर जो प्रस्तावना भारत की जो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना बताई गई है, जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक समाजवादी उपतंत्र में लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उपासना करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता राष्ट्र की एकता के लिए और अखंडता को सुनिश्चित कराने के लिए जो बंधुता, प्रतिष्ठा और बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्प वगैरह हैं, तो उन अपनी संविधान सभा में मैं आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च को क्या करता हूँ, आत्मर्पित करता हूँ या अंगीकृत करता हूँ। शुक्ल सप्तमी संवत 2000 वाली वो जो तिथि थी उसके माध्यम से संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मर्पित करता हूँ। तो ये सारी चीज इसके अंतर्गत बताई थी, जो कि अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर के अंतर्गत अपन ने डिस्कस किया था। कौन सी चीज क्या है वो भी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने जो शेड्यूल के बारे में भी जब अपन ने देखा था कि भाई इसके अंदर कौन कौन से शेड्यूल है। जो संविधान का मूल संविधान था उसके अंदर अपने पास में 8 शेड्यूल 8 अनुसूचियां थी। कालांतर के अंतर्गत तो क्या है कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई संविधान के अंदर संशोधन करके कुछ सूचियों को और भी जोड़ दिया गया। जब पहले 8 थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। तो ये इसका भी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर जो 22 भाषा है इसके बारे में अपन ने देखा था कि 14 भाषा तो पहले थी, उसके बाद में 15 के बाद भाषा जो सिंधी भाषा थी वो जोड़ दी थी। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वो जोड़ दी गई थी। फिर कौन सी 4 भाषाएं और जोड़ दी गई थी, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो टोटल 22 भाषा हो गई। अभी वर्तमान के अंदर जो अपनी राजस्थानी भाषा है उसका मतलब एक पूर्ण जोर से ये मतलब चल रहा है विचार वहाँ पे कि भाई इसको भी राजस्थानी भाषा जो 22 भाषा के अंदर शामिल किया जावे। तो ये भी देखने को मिलेगा अपन को। फिर अपन ने आगे ये देखा था कि भाई इसके जो संविधान के अंदर जो कहने के तात्पर्य उद्देश्य वगैरह देखा था, भाई किस प्रकार का इसका उद्देश्य है। सरकार के अंगों का सृजन करना, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका रहेगी, इस प्रकार से जो सरकार के अंग शक्तियों के करते हुए किस प्रकार रहेंगे, दायित्व को किस प्रकार निर्वहन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पहले वाले लेक्चर के अंदर देखी थी। आज अपन बात करेंगे जो अपना आर्टिकल होता है, इसके अंदर 395 आर्टिकल होते हैं संविधान के अंतर्गत। जो इसका पहला आर्टिकल तो हमेशा क्या होता है कि जो अपन कोई भी बैरेक्ट वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इसका एक्ट का नाम वगैरह क्या रहेगा, इसका विस्तार वगैरह क्या रहेगा, या अपन कह सकते हैं इसका मतलब कब लागू होगा, ये सारी चीज बताए। लेकिन जब अपन संविधान पढ़ते हैं, संविधान में अपन जो सेक्शन 1 देखते हैं या आर्टिकल 1 देखते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या बताया गया कि संघ और राज्य की सूची जो क्षेत्र वगैरह हैं उसके बारे में बात करता है। अब अपन सोचेंगे भाई इसके अंदर जो संविधान का कब लागू हुआ ये काम बताया गया, तो ये भी बताया गया 354 और 395 के अंतर्गत, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत जो सेक्शन आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताया गया, जो भारत का जो राज्य क्षेत्र और संघ के क्षेत्र के बारे में बताया गया। जो अनुच्छेद 1 है वो बात करता है कि भाई संघ का नाम क्या रहेगा या जो राज्य क्षेत्र वो क्या रहेगा। तो इसके अंदर 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट ये बताया गया जो भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया राज्य और उनके राज्य में होने वाले जो अनुसूची में जो निर्दिष्ट किए गए हैं उसके बारे में बात की गई है। फिर अपने पास में जो पॉइंट नंबर 3 है वो बताया गया है कि जो भारत के अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में बात की गई। जो राज्य का राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बात की गई। जो शेड्यूल 1 है उसके अंतर्गत जो संघ राज्य क्षेत्र है, ऐसे कुछ भी राज्य क्षेत्र जो अर्जित की गए वो सारी चीज़ें क्या गई इसके अंदर समाविष्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जो अपना इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया है, जिसके बारे में जो शेड्यूल 1 है उसके बारे में वो वर्णन नहीं करता है। फिर आता है अपने पास में आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश करना और स्थापना करना। ठीक है,
तो आप किस प्रकार से नए राज्यों के अंदर जो तो आप सबसे पहले क्या करो, संसद करेगा या कुछ भी काम और विधि बनाकर कर सकता है। तो अपने को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ के नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगा। फिर आता है आर्टिकल 2A, जो सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो संयुक्त किया गया था, ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। उसके बाद अपने पास में आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमा और नाम से परिवर्तन करना है तो कौन करेगा, संसद करेगा। किस प्रकार करेगा, विधि बनाकर करेगा। फिर आता है इसके अंदर 5 बातें बताई गई है। किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के भाग को साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा, किसी भी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ा सकती है। तीसरा, कि राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। चौथा, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और पांचवा, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अब इसके अंदर जो प्रोविजो दे रखा है, प्रोविजो के अंतर्गत यही बात की बताई गई है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनः स्थापित किया जाएगा। इसके अंदर यह बात की गई है। फिर अभी बात करते हैं जो उसका स्पष्टीकरण है कि खंड ए से लेकर डी तक जो राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र, किंतु पर्वतों में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं। तो ये स्पष्टीकरण 1 और 2 ये बात की गई है। फिर ये कि बताया गया है कि जो अपन ने डी पॉइंट पढ़ा था कि भाई किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। अब ये किस प्रकार से होगा, तो ये एक मतलब है कि बहुमत प्रक्रिया होती है कि भाई किस मेजोरिटी वगैरह, तो ये एक साधारण बहुमत से इसको क्या किया जा सकता है, पारित किया जाएगा, जिसमें धन विधेयक ये सारी चीज़ें अलग होती है। भाई राज्य द्वारा जो राज्य व्यक्त करने की जो समय जो निश्चित किया गया है, जो अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो बात की गई है समय के बारे में कि भाई किस प्रकार से राज्य होगा व्यक्त करने के लिए समय निश्चित किया गया है जो 5th अमेंडमेंट 1955 के द्वारा। तो यहाँ पे अन्यथा का क्या पारित मान लिया जाएगा, इसके विधेयक के बारे में बात की गई है। तो ये एक अलग विषय है, पांचवें मतलब 5वें संविधान संशोधन के बारे में। तो ये भी आप आराम से देख सकते हैं। मेन मोटी मोटी बात यही है कि भाई आप किसी भी राज्य के भाग के साथ में मिलाए जो नए राज्य का निर्माण कर सकते हो। दूसरा कि भाई राज्य क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। उसके अंदर जो सीमा है उसका परिवर्तन कर सकते हो, सीमा को घटा सकते हो या नाम में परिवर्तन कर सकते हो। ये चीज़ कर सकते हो आर्टिकल 3 के माध्यम से। और ये किस प्रकार से करोगे, साधारण बहुमत के माध्यम से करोगे, संसद विधि बनाकर करेगी। फिर आता है अपने पास में आर्टिकल 4 जो फर्स्ट शेड्यूल है या फोर्थ शेड्यूल है। इसके संशोधन जो अनुपूरक आनुषंगिक जो परिणाम विषयों के संबंध उत्पन्न करे विषय का जो आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बने के विधि हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। जो भारत के सभी राज्यों के नाम वगैरह संघ करेगा और जो राज्य के नाम राज्यसभा मेंबर के नंबर जो होंगे वो कौन करेगा, चौथे शेड्यूल के अंतर्गत बात की गई है। ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पॉइंट नंबर 2 बात लिखी गई कि इस प्रकार की कोई भी विधि आर्टिकल 368 के उद्देश्य के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझाएगी। भाई इसके बारे में अगर आप कोई भी संशोधन करते हो तो ये संविधान का जो आर्टिकल 368 है उसका वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसका धन साधारण रूप से मान लिया जाएगा। फिर आता है अपने पास में आर्टिकल 5 से 11 जो पार्ट 2 नागरिकता के बारे में बात करता है। संविधान के प्रारंभ की नागरिकता के बारे में बात की गई है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के इस संविधान का प्रारंभ वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में क्या किया गया, अधिवास किया गया है, जो भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र के मामूली तौर पर निवासी कर रहा हो। यानी जब अपना संविधान लागू कब हुआ था, 1950 के अंदर लागू हुआ था, तो उससे 5 वर्ष यानी कब 26/11/1945 से पहले, तो उस 5 तो वहाँ पर उसको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक होगा। फिर आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने के कुछ व्यक्तियों के यानी पाकिस्तान टू इंडिया आना, इसके बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल जो ये बात करते हैं भारत के होते हुए भी यानी आर्टिकल 5 के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन किया गया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझ लिया जाएगा उसको। उसके बाद में
इसके अंतर्गत जो बात बताई गई, भारत शासन अधिनियम 1935 परिभाषित भारत में जन्मा होना चाहिए। अविभाजित भारत के अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह उसके माता पिता में से कोई भी पितामह या उसका पितामह मातामह में से कोई भी भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उस परिनियम के अंतर्गत जन्मा होना चाहिए। दूसरी बात ये बता दी कि भाई जो 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार का जो प्रयोजन हुआ है, तब से अपने प्रयोजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर वो निवासी रहा हो। और जब सेकंड बात बताता है कि वह ऐसा व्यक्ति होगा जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में इस प्रकार से तब नागरिकता प्राप्त कर लेता है कि भारत के डोमिनियन की सरकार द्वारा पारित जो उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वगैरह बताया गया है, उसके जो मेथड बताया गया है, संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसको सरकार के प्रयोजन के लिए जो नियुक्त किया गया है, एप्लीकेशन के माध्यम से वो क्या करेगा, उस अधिकारी के द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर कर तो उसको कर लेगा। फिर इसके अंदर प्रोविजो ये भी बता दिया है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से जब वो एप्लीकेशन लगाता है, उसकी तारीख से ठीक पहले से कम 6 महीने के अंतर्गत वो क्या होना, भारत के राज्य क्षेत्र निवासी न रहा हो, 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र निवासी न रहा हो और वह इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर कोई भी आया है तो उसको क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। फिर आता है अपने पास में आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि जो अपन पहले तो 6 में तो आया था पाकिस्तान टू इंडिया, लेकिन अब आ रहे हैं अपन इंडिया टू पाकिस्तान जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंतर्गत प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का जो राइट वगैरह है 5 और 6 में कोई भी बात हो, इसको छोड़ते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के बाद पर भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रोविजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस आर्टिकल के कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो राज्य क्षेत्र को इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रयोजन करने का पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में परमिशन के अधीन लौट आया है, तो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी भी विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई या प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आर्टिकल 6 यानी कि आर्टिकल 6 के अंदर अगर वापस लौट आते हैं या समझा जाएगा कि भारत के राज्य से उन्होंने प्रयोजन किया है। फिर आता है जो एनआरआई वगैरह होते हैं, एनआरआई जो आर्टिकल 8 के अंतर्गत ओशेई वगैरह होते हैं, तो उस केस के अंतर्गत क्या रहेगा कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के जो अधिकार वगैरह आर्टिकल 5 की किसी भी बात को होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो जिसके माता पिता से कोई या पितामही मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत में जन्मा था और इस प्रकार परिभाषित भारत के किसी भी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में या रीति से उस देश में वह जहाँ तत्समय वह निवास कर रहा हो, तो वो अपनी कौशलीय राजनयिक प्रतिनिधि के इस संविधान प्रारंभ के पहले और उसके पश्चात आवेदन किए जाने वाले राजनयिक कौशलीय प्रतिनिधि भारत का नागरिक और रजिस्ट्रेट कर लिया जाएगा। फिर अपने पास में आता है कि जो आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9 ये कहता है कि जो विदेशी राज्य की जो नागरिकता अगर वो बंदा को स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर लेता है तो उसका नागरिक नहीं रहेगा इसका अंतर्गत भारत का। तो यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वो आर्टिकल 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा और 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। फिर आता है अपने पास में आर्टिकल नंबर 10। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी भी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 11 कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में कोई भी बात नागरिकता के अर्जन या समाप्ति के नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की जो शक्ति बताई गई अल्पीकरण नहीं होगी। ठीक है, यानी इसको कोई भी चीज़ को कम नहीं किया जाएगा। अब आता है अपने पास में आर्टिकल यानी पार्ट 3 12 से 35
मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र भी कहा जा सकता है या मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है। आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा बतलाता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद और राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र भीतर भारत सरकार के नियंत्रण अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी शामिल होंगे। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 ये दोनों आर्टिकल क्या करते हैं कि राज्य की परिभाषा को बतलाते हैं। आर्टिकल 12 ये कहता है कि भाई आपका जो आर्टिकल होगा इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी जो कुछ भी बात बताई गई है इसके अन्यथा अपेक्षित कहीं पर भी ना हो, तो राज्य के अंतर्गत पहला भारत की सरकार, दूसरा संसद, तीसरा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी वो क्या हो जाएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको भी समझ में आ गई, मेरे को भी समझ में आ गई कि भाई क्या चीज़ है इसके अंदर बताई गई है। लेकिन कुछ ऐसे केस आए थे जिसके अंदर क्या किया गया था कि राज्य के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, ये कुछ कह सकते हैं कि जुडिशल जो एक्टिव के द्वारा या अपन कह सकते हैं केस लॉस के द्वारा इनको बताया गया था। तो क्या नगरपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? क्या विश्वविद्यालय नगरपालिका के अंतर्गत आता है? क्या कंपनी भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोचिंग ये भी क्या राज्य के अंतर्गत आते हैं? देवासन बोर्ड क्या ये भी राज्य के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है तब वो क्या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश जब वो न्यायालय के अधिकारी की नियुक्ति करता है उस समय क्या वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है। फिर जीवन बीमा निगम, यह तेल या प्राकृतिक गैस के आयोग, कारखाना वित्त निगम, कानूनी निगम एक सरकारी कंपनी जो भारत पेट्रोलियम निगम के द्वारा रजिस्टर्ड और सोसाइटी बनी हुई है। फिर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश भंडारण निगम, कुल मिलाकर राज्य भंडारण निगम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बालक सहायता संघ, सैनिक स्कूल सोसाइटी, भारतीय कृषि शोध परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद, भारत संचार निगम, रेलवे बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। देखो कौन सी चीज़ें राज्य के अंतर्गत आएगी? पहला नगरपालिका, दूसरा विश्वविद्यालय, तीसरा कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोचिंग, देवासन बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राष्ट्रपति जब आर्टिकल 359 के तक जो आदेश जारी करता है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब न्यायालय के अन्य अधिकारी को नियुक्त करता है, जीवन बीमा निगम, LIC, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना व निगम, कानूनी निगम एक सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, राज्य भंडारण निगम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बालक सहायता संघ और सैनिक स्कूल सोसाइटी, भारतीय कृषि संघ और वैज्ञानिक औद्योगिक परिषद, भारत संचार निगम, रेलवे बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ होंगे जो केसों के माध्यम से होते हैं कि प्राइवेट निगम या कंपनी राज्य है या नहीं। तो एक MC मेहता वर्सेस भारत संघ जो 1987 का एक केस आया था जो 395 पेज नंबर था के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय यह दिया था कि और अपना जो मत था वो व्यक्त किया था कि जो प्राइवेट निगम वगैरह होंगे वो राज्य शब्द के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने चाहिए। अपना खुद का मत रखा था उन्होंने इस केस के माध्यम से।
फिर क्या एक अधिनियमित जो निकाय वगैरह होती है तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य है, तो एक केस आया था पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रजजोग सिंह का मामला जो 2007 का था, इसके अंदर ये बताया कि वो राज्य के अंतर्गत आता है। फिर केस आया था अपने पास में क्या एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या राज्य के अंतर्गत शामिल होता है, तो ये एनसीईआरटी राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। किस बात में कहा गया था? टेकराज वर्सेस भारत सन 1988। क्या न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? तो केस आया था अपना नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में यह कहा था उच्चतम न्यायालय में निश्चयात्मक मत व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मामलों के अंतर्गत न्यायालय जब अपना न्यायिक कार्रवाई करता है तो वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता। जब प्रशासनिक कार्य वगैरह करता है तो वो राज्य के डेफिनेशन के अंतर्गत देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड राज्य और मध्य प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंतर्गत बातें हुई थी। फिर पब्लिक सेक्टर जो बैंक वगैरह होते हैं क्या राज्य है, तो एक केस आया था। हाँ, ये राज्य है। केस कौन सा था? सरदार एसोसिएट बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक 2009 का मामला। अब मैंने बताया था कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भी क्या राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, तो हाँ आता है। कौन से बात में ये बात बताई गई थी? तो सेल बनाम मधुसूदन दास AIR 2009 के बात के अंतर्गत ये बात बताई गई थी। फिर आता है कि जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं क्या ये इसको राज्य के डेफिनेशन के अंदर शामिल किया जाए या ना किया जाए, तो एक मामला आया था मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ 2009 कलकत्ता। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बताया था कि जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, अतः ट्रस्ट के विरुद्ध रिट पोषणीय नहीं होगी। फिर बात करते हैं कि जो न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत आता है तो न्यायपालिका को राज्य मान भी लिया गया था कुछ जब वो प्रशासनिक कार्य वगैरह कर रहा होता है, तो ये मैंने बात बता दी आपको। फिर संविधान के अंदर जो पार्ट 3 है उसके अंदर 6 मूल अधिकार बताए गए हैं। पहला आ जाएगा अपने पास में समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जब पहला अधिकार है समता का अधिकार, इसके अंतर्गत अपने को आर्टिकल 14 से लेकर 18 के अंतर्गत मिलेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से लेकर 22 तक मिलेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होंगे उसके अंदर 23 से लेकर 24 यानी 2 आर्टिकल इसके अंतर्गत रहेंगे। फिर जो संस्कृति है या शिक्षा संबंधी बात की गई है वो आर्टिकल अपने पास में 29 से लेकर 30 तक रहेंगे। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जो अधिकार है 25 से लेकर 28 रहेंगे। फिर संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार होंगे वो आर्टिकल 32 से लेकर 35 रहेंगे। सबसे पहले अपन उठाते हैं आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 लेने से पहले मुझे आर्टिकल 13 भी आपको समझाना होगा। आर्टिकल 13 ये कहता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य से प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस जहां तक कि वे इस भाग के उपबंध क्या होंगे इररिलेवेंट होंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है इस मतलब क्लोज 1 का कि भाई जहाँ पर यह संविधान प्रारंभ हुआ, जब संविधान प्रारंभ हुआ उससे ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जो लागू सभी विधियां थी उस मात्रा तक क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी जिस तक कि वह इस भाग के उपबंधों से असंगत होगी। आपने कभी सूर्य ग्रहण को देखा है? सूर्य ग्रहण करता है जब मतलब है कि वो क्या करता है कि जब चांद पर मतलब सूर्य चांद पर आ जाता है तो वो ग्रहण लग जाता है। तो वैसे ही इसके अंदर क्या हुआ है, एक ग्रहण लगा हुआ है, वो क्या होता है आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है, ग्रहण का सिद्धांत बोला जाता है। फिर पॉइंट नंबर 2 कि जब राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनेगा या उसको कम करेगा
और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी जो विरोध और असंगत की मात्रा तक क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसके अंतर्गत पृथक्करणीयता सिद्धांत के बारे में बात बताई गई थी। फिर आता है मेन अपना जो इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, जो विभिन्न एग्जाम के अंतर्गत ये पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। प्रवर्त विधि के अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी विधानमंडल के अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले की निश्चित न कर दी गई, चाहे ऐसी कोई भी विधि उसका कोई भी भाग उस समय पूर्णतः विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं हो। चौथा पॉइंट, इस अनुच्छेद की कोई भी बात आर्टिकल 368 वाली बात नहीं समझी जाएगी, संशोधन के दौर पर लागू नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि भाई ये कब जोड़ा गया था, 24 संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। फिर अपने पास में आर्टिकल आ जाता है 14, विधि के समक्ष क्षमता क्या रहेगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं कि इसके अंदर दो वाक्यांश बताए गए हैं। पहला वाक्यांश ये बताया गया था कि विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरा बताया गया था विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता से हमारा ये मान होगा या ये तात्पर्य होगा कि समान लोगों के लिए समान विधि का होना और समान रूप से उसको प्रशासित किया जाना, यही होगा विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ। दूसरा होता है कि विधियों का समान संरक्षण का तात्पर्य क्या होगा कि समान परिस्थितियों वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान ही व्यवहार करना होगा। जब विधि के समक्ष क्षमता की गारंटी उसी के समान जो प्रोफेसर डाइसी है, उन्होंने ये बताया था कि जो विधि का शासन है उसको कहा जाएगा, और विधि के शासन का अर्थ कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगी। जो आर्टिकल 14 है उसके अंदर सामान्य नियम बताया गया है, जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है। इसके अंदर आर्टिकल 14 में निहित सामान्य नियम के उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। अगर अपन आर्टिकल 14 की बात करते हैं, ये तो वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान की अनुमति के बारे में नहीं देता है, इसको निषेध करता है। जब बात करते हैं कि जो आर्टिकल है इसके अंदर जो अपना एक उत्तराधिकारी जो अधिनियम 1925 की धारा 118 है, तो इसके अंदर जो कुछ नीतियाँ बताई गई थी, उसके अंदर जो 118 विभेदकारी होने के कारण आर्टिकल 14 को क्या मान लिया, अतिक्रमण के रूप में इसको मान लिया गया था। कौन सा केस था, जॉन वल्लामटोम बनाम भारत संघ AIR 2003 का मामला। फिर एक केस था कि जब आप राज्य के द्वारा जो पंचायत का चुनाव वगैरह लड़ते हुए सरपंच या उप सरपंच बनते हो, तो इसमें क्या किया गया, एक जो बच्चों की लिमिट है कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जो हरियाणा राज्य के द्वारा उसको बताया गया था। तो ये जावेद बनाम हरियाणा राज्य AIR 2003 के प्रकरण में हरियाणा राज्य द्वारा पंचायत राज्य अधिनियम में यह उपबंध कर दिया कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति सरपंच उप सरपंच नहीं बन सकते। वहाँ पर वैध है क्योंकि इसमें परिवार नियोजन का बढ़ावा मिलता है। तो ये एक रिजनेबल बात बताई गई है। फिर प्रत्येक व्यक्ति चाहे कि उसकी अवस्था या पद पर जो भी हो, देश की समान विधियों के अधीन साधारण न्यायालय के अधिकार के भीतर राष्ट्रपति से लेकर देश के समस्त व्यक्ति को विधि के अंतर्गत ही अपने को रहना है। तो ये इन संबंध में सरकारी अधिकारी नौकरी के भेद में नहीं किया जाएगा, नागरिकों के बीच में भेद नहीं किया जाएगा। अब ये कुछ रीजनेबल होता है, तो रीजनेबल क्या चीज़, युक्तियुक्त वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है कि विधि के समक्ष क्षमता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्णता की समानता नहीं होती है, बल्कि व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को अनुसार उनके विधि का पृथक पृथक व्यवहार किया जा सकता है, जिसमें विधि के समान संरक्षण अंतरित करना और समान साथ में
जो समानों वगैरह उनका साथ सम्मान करना और न समान है उनका समान व्यवहार किया जाए। इनके बीच युक्तित्व होना ही बहुत अत्यंत आवश्यक है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो वर्गीकरण की परमिशन तो दे देता है, लेकिन वर्गीकरण युक्तियुक्त होना चाहिए। वर्गीकरण को युक्तियुक्त होने के लिए निम्न 2 शर्तों के साथ में अपने को गुजरना होगा। पहला, आप वर्गीकरण अगर बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए और दूसरा अंतर उसके उद्देश्यों के तर्कसंगत के संबंध में होना चाहिए। अगर आपका जो वर्गीकरण युक्तियुक्त है या मनमाना नहीं है, तो वहाँ पर वर्गीकरण के आधार पर कोई भी प्रश्न इस अधिनियम के उद्देश्य के निकटतम संबंधी होना जरूरी है। तो इसके माध्यम से ये दे सकते हैं कि अपन अपना जो वर्गीकरण है वो युक्तियुक्त होना चाहिए, न कि मतलब एक कि इसके अंतर्गत वर्गीकरण मनमानापन नहीं होना चाहिए। फिर अपना एक केस आया था कि जो इप्पी वर्सेस रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974, इस मामले में यह कहा था कि जो समता की पारस्परिक धारणा को जो युक्तित्व के बारे में वर्गीकरण के सिद्धांत पर जो युक्तियुक्तता के सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व माना गया था। उस सिद्धांत के समता के सिद्धांत के आवश्यक तत्व जो आर्टिकल 14 के जो सर्वदा विद्यमान रहता है, वहाँ पर उस वस्तुतः समता और मनमानापन एक दूसरे के लिए जहाँ पर कोई भी मनमानापन किया जाएगा वो उस वहाँ तक ही क्या हो जाएगा, असमानता हो जाएगा और आर्टिकल 14 का अतिक्रमण मान लिया जाएगा। फिर एक केस आया था मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ AIR 1978 के मामले में। कई बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि आर्टिकल 14 मनमान्यपन के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो काम मनमाना है वो आवश्यक रूप से समता के विरुद्ध होगा। इसलिए इस बात के अंतर्गत यह बताया गया मनमानापन के बारे में जो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के बाद में बताया गया था। फिर अपने पास में आता है कि भाई अगर आप काम करते हो आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर क्या कोई भी विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के लिए भी आधार पर क्या करेगा, इनमें से किसी के भी आधार पर राज्य प्लस नागरिक, इसके अंदर दोनों बात बताई गई है। जो दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश पूर्णतः या भागतः राज्य विधि निधि में पोषित साधारण जनता में प्रयोग की सीमित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्भीकता, दायित्व, निबंधन शर्त का अधीन नहीं होगा। यानी जो अपन कह सकते हैं ये एक बेस बता रहा है। जो 15(1) के अंतर्गत बातें बताई गई, विभेद नहीं करेगा। किस प्रकार नहीं करेगा, तो ये 15(1) को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा? 15 क्लोज 2। फिर बात करते हैं 15 क्लोज 3 कि इस अधिनियम अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। फिर आर्टिकल 29 के खंड 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों में किन्हीं भी वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच कोई भी उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। यह कब जोड़ा गया था? संविधान संशोधन प्रथम के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। और कब हुआ था? 1951 के अंतर्गत हुआ था। फिर पॉइंट 15 क्लोज 5, इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 19 के खंड 1 और उपखंड 6 के राज्यों को नागरिकों के किसी भी सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध उनके राज्य शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में संबंधित होंगे, जिसका प्राइवेट संस्था भी चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या
बिना सहायता प्राप्त अनुच्छेद 30 के खंड 1 में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा के संस्थाओं को विभिन्न विधि द्वारा विषय के उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। यानी ये जो अपन बात करते हैं कि जो सेक्शन है जो 497 है या एस सी बी सी एस सी एस टी के जो शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में बात की गई है, तो वो 93वें संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ा गया था। फिर आया था अपने पास में आर्टिकल 15 क्लोज 6। फिर अपने जो 15 क्लॉज 6 आर्टिकल है वो ये कहता है कि AWS के बारे में क्या किया जाएगा, उसको जोड़ दिया गया था। जो 10% आरक्षण का अंतर्गत रहेगा आर्थिक जो कमजोर वर्ग के बारे में, तो वो 15 क्लॉज 6 जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था? संविधान संशोधन 103 में संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद जोड़ा गया था। फिर एक इसके अंतर्गत जो SC BC के अंदर हुआ था, जो ST के अंतर्गत एक केस आया था, स्टेट ऑफ मद्रास और चंपाकन दोहराई राजन वाला केस आया था। तो उस मामले में जो SBC या SC ST के अंतर्गत था ना, तो उसके अंदर 28% दिया कर दिया, और जो BC थे 22% कर दिया, MBC 15%, SC 3%, ST को चैलेंज किया गया था। तो वो एक बाद में एक वापस को किया गया था। क्या नाम है, MR बालाजी वर्सेज मैसूर राज्य, मतलब बालाजी का स्टेट ऑफ मैसूर के जो इसके अंदर इसको बदलते हुए क्या कर दिया, इसके अंदर सोशल और प्लस एजुकेशनल और क्या कर दिया, कास्ट और MBC को 50% कर दिया गया था। फिर एक केस आया था इंदिरा साहनी का, जिसको मंडल आयोग भी कहा जाता है, जो 1993 के अंतर्गत आया था। इसमें क्या किया, जो बालाजी के वर्सेस मैसूर वाला जो केस था उसको बदल दिया और इसके अंदर कर दिया कि जो MBC को भी क्या करते इसको वैध घोषित कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ कास्ट के आधार पर ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं होगा। फिर जो है PM इनामदार वर्सेस केस 2005 के अंतर्गत आया था। तो इसके अंदर जो 13वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो प्राइवेट संस्था हो या अपने हिसाब से काम कर सकती है, इसके बारे में बात की गई थी। अब आता है अपने पास में आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 यह कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस प्रकार से है। तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर अगर नियोजन है या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को के लिए अवसर की समानता होगी। ये कब जोड़ा गया था? आर्टिकल 24 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था। फिर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन के पद या के पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर भी न तो नागरिक अपात्र होगा, न ही विभेद किया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत क्या कितनी बातें जोड़ दी गई? 7 बातें बताई गई। पहला धर्म, दूसरा मूल वंश, तीसरी जाति, चौथा लिंग, पांचवा उद्भव, छठा जन्म स्थान, सातवां निवास। जबकि अपन आर्टिकल 15 के अंदर देखा था, तो 15 के अंदर क्या क्या चीजें हैं वापस काउंट कर लीजिए। पहला नागरिक, दूसरा धर्म, तीसरा मूलवंश, चौथा जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। देखो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी यहाँ पे 5 चीजें बताई गई है। जबकि 15 क्लोज 2 के अंतर्गत कितनी बातें बताई गई है? 7 चीजें बताई गई है। तो ये भी एक डिफरेंस है, उसको चीज को ध्यान में रखना। फिर है आर्टिकल 16 क्लोज 3 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद की कोई भी ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा। यानी संसद इनके संबंध में कोई भी विधि बना से रोकेगा नहीं। किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सरकार के इसमें किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन किसी भी वर्ग या वर्गों के पद नियोजन या नियुक्ति के संबंध में नियोजित या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास या विषय कोई भी अपेक्षा विहित की गई हो। ठीक है, यहाँ पे संसद को अधिकार है उनके संबंध में
बिल वगैरह बना सकते हैं, विधि बना सकता है। फिर आता है पॉइंट आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों पदों के आरक्षण के लिए उत्पन्न करने के लिए निवारित किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो कब जोड़ा गया था, 77वें संविधान संशोधन 1995 के अंदर हुआ था, उसके अंतर्गत इसको अंतर्स्थापित किया गया था। जो कि क्या बात बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य को राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं के पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ पर राज्य के अधीन सेवाओं के किसी भी वर्ग के या वर्गों के पदों पर अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंशल वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण का लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। यानी प्रोन्नति के मामले में इनको किसी भी तरह का अगर विधि वगैरह बनानी है तो इनको नहीं रोकेगी। फिर है पॉइंट 4B। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के एक वर्ष में न भरी गई रिक्तियों की जिसमें उस वर्ष में अपेक्षित आरक्षित किया गया था, तो उनके खंड 4 के उपबंध के अंतर्गत आरक्षण किसी भी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया था, तो खंड 4A अंतर्गत पृथक रिक्तियाँ मानी जाएगी और अगले वर्ष या वर्षों में पूरा भरा जाएगा। जैसे भाई इस साल अपने पास में 100 पोस्टें आई थी और 100 पोस्टों में से 70 पोस्ट इनके अंदर थी और इनमें से क्या किया कि 30 पोस्टें भरी गई, तो जो शेष 40 रह गई थी तो वो 40 क्या किए अगले साल जब वापस वैकेंसी आएगी तो उसमें ऐड होके आएगी। फिर आता है अपने प्रश्न में, इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी भी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या उपबंध करेगी किसी भी धार्मिक संप्रदाय की संस्था के क्रियाकलाप के संबंध में पदाधिकारी शासकीय निकाय सदस्य व विशिष्ट धर्म मानने वाले विशिष्ट संप्रदाय के होंगे। ठीक है। फिर इसके अंदर एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया था जो आर्थिक आधार पर जो 10% वर्ग के जो व्यक्तियों का था आरक्षण, वो भी 16 क्लॉज 6 के अंतर्गत जोड़ दिया गया था। फिर एक केस आया था इसके अंदर मैसूर वर्सेस बालाजी राज्य का, जो 1963 का था या 93 का था दोस्तों, कंफर्म करना। तो इसके अंदर जब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत जो बताए गए थे, कब 2 कंडीशन लागे जो बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत है या जो सोशली एजुकेशनली वगैरह है या एडवोकेट वगैरह जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सोशल जो और अंडर स्टेट के अंतर्गत काम करेंगे सर्विस के अंतर्गत, तो इसके बारे में 16 क्लॉज 4 बताता है। वो कौन सा केस था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर राज्य का। फिर देवदर्शन वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया था 1964 के अंतर्गत, जो अपन कह सकते हैं जो 50% वाला जो बताया था कैरी फॉरवर्ड वाला जो रूल केस है उसको फॉलो किया गया था। यानी इसमें से फिल नहीं होने पर आगे के वर्षों में ऐड कर दिया जाएगा। इस बात में यह बताया गया रिजर्वेशन का 50% के ऊपर हुआ है तो वह इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात किसके अंतर्गत कही गई थी, देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो 1964 का मामला था। फिर इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है, इसके अंदर जो एक कमीशन आया था इसमें जो चेयरमैन थे बीपी मंडल, तो यहाँ पे क्या किया था जो SC BC के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो 1980 के अंदर जब इसके अंतर्गत जो कास्ट वगैरह है जो 27% रिजर्व वगैरह थी, और 1990 के अंदर जो वापस VP सिंह जो थे अपने प्रधानमंत्री, तो उनके माध्यम से जो इम्प्लीमेंटेशन इसको किया गया था जो कि 27% से इसको रिजर्व रखी गई थी। फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो निर्धारण किया जा रहा था वहाँ पर 9 जजों की बेंच के माध्यम से इसको जो बताया गया था, इसके अंदर जो प्रिंसिपल फॉलो किए गए 6 और 3 के बहुमत के आधार पर इसके अंदर 12 सिद्धांतों को निकाला गया था। और वो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें इस केस के अंदर जो बताई गई थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे पहले ये बताई थी कि जो 27% के अंदर जो बताया गया था वो कंसिस्ट बता दिया गया था जो नियुक्ति के संदर्भ में होंगे उसको क्या किया जाएगा, कंसिस्ट टू अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा जो प्रमोशन के रूप में होगा। फिर जो टोटल रिजर्वेशन होगा जो 50% से अधिक के अंतर्गत नहीं होगा। फिर जो 16 क्लॉज 4A है वो कब जोड़ा गया था, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसको अनेबल टू कंटिन्यू रिजर्वेशन इस प्रमोशन किसके अंतर्गत कंटिन्यू कर दिया, SC और ST के अंतर्गत इनको कंटिन्यू रखा गया था। फिर अनेबल कर दिया। फिर SC और ST के बाद रिजर्वेशन के मामले जो सीलिंग वगैरह जो उनको 50% रहेगा जो 14B बताता है, वो कब जोड़ा गया था, 21 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया था।
फिर आर्टिकल 17 आता है अपने पास में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है उसको किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है और अस्पृश्यता की उपजी किसी भी निविदा को लागू करना अपराध होगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी छुआछूत का अंत कर दिया है। विधि के अंदर जो एससी और एसटी का जो एक्ट बना गया 1989 का, तो उसके अंतर्गत बताया गया अगर इस प्रकार से काम करते हो तो वो दंडित किया जाएगा। और वैसे भी अपन आर्टिकल 35 से भी इसको दंड के प्रोविजन के बारे में अपराध बताता है। फिर उपाधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18, राज्य सेना विद्या संबंधी भी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। यानी शिक्षा से संबंधित उपलब्धि ले सकते हो आप। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करते हुए किसी भी विदेशी राज्य में कोई भी उपलब्धि या उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के या उसके अधीन की किसी भी रूप में कोई भी भेंट या उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद में अपने पास में आर्टिकल 19 आ जाता है, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं। और अब अपन बात करने वाला है आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 ये कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण जो सभी नागरिकों के ऊपर क्या हो जाएगा, लागू होगा। वाक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। मतलब अगर आप चाहे विधानसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर हो, तो वहाँ पर आपको क्या है कि एक दूसरे के ऊपर जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करने या टिप्पणी करने की जो आज़ादी होती है वो वाक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 105(1) के अंतर्गत जो बात बताई गई वहाँ पर आपको आज़ादी मिली हुई है। फिर शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करना। तीसरा, संघ और संगम करना। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण करना। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करना और बस जाने का। और छठा, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार इसके अंदर बताया गया है। सबसे पहले कोई भी एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति को बोलने की आज़ादी दी गई है कि भाई आप कुछ भी बोल सकते हो। बोल लिया, कर लिया, फिर अब तू अपने आप में शांतिपूर्वक एक स्थान पर बैठ जा, शांतिपूर्वक रहे। फिर क्या कर सकता है कि तू सम्मेलन कर सकता है, निरायुध सम्मेलन भी कर सकता है। भाई तेरे को लगता है कि भाई मैंने शांतिपूर्वक में कुछ काम करना चाहता हूँ, कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो वो सम्मेलन कर सकता है। सम्मेलन कर लिया, आपके साथ में लोग जुड़ गए। जुड़ने के बाद में आप क्या करोगे, एक संगम बनाओगे, संघ बनाओगे। संघ बना लिया, आपके साथ में एक यूनिट आ गई। यूनिट आने के बाद में क्या कर सकते हो, आप उसका क्या कर सकते हो, संचरण कर सकते हो। भारत में कहीं पर भी लेके जा सकते हो और अपने संघ का क्या कर सकते हो, झंडा गाड़ सकते हो। जब आप क्या कर सकते हो, बोलने की आज़ादी हो गई। फिर आपने सम्मेलन कर लिया, सम्मेलन करके एक यूनिट यानी संघ बना लिया। संघ बनाने के बाद में आप संचरण करने लग जाते हो। संचरण करने के बाद में आप थक जाते हो, भाई चलते चलते थक गए। अब थकने के बाद में क्या हो गया भाई, आप एक कोई ऐसी जगह देखते हो और वहाँ पे क्या कर जाते हो, निवास करने लग जाते हो या वहाँ पे ही बस जाते हो।
अब लगा कि भाई मैं इतने लोगों को साथ में लेके आ गया, अब इनको भाई खाना पीना किस प्रकार से करेंगे। तो आप क्या करते हो कि छठा पॉइंट क्या कहता है कि व्यापार भी कर सकते हो और वृत्ति भी, अपनी जीविका चलाने के लिए इनको खुला छोड़ दिया जाएगा कि भाई आओ जाओ कमाओ खाओ सब ऐश मौज करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 बातें बताई गई थी। समझ में आ गई, याद हो गई, अच्छी बात है। अच्छी, ठीक है, तो लाइक भी कर दिया करो। वापस बताऊं क्या? बंदा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बोलना सीखता है तो बोलने की आज़ादी, तो वो शांतिपूर्वक रहता है तो क्या करता है कि सम्मेलन करता है, सम्मेलन करता है तो भाई लोग उसके साथ में जुड़ते हैं। जैसे जुड़े तो उसने क्या कि भाई चलो मैं अपनी पार्टी अपना संघ बनाता हूँ। जैसे उसको संघ बनाने की बात बन गई, सब कुछ हो गया, तो वो चाहता है मैं अपने संघ को नेशनल लेवल पर उसको करूं। ठीक है, जैसे अपनी यात्रा कर पद यात्रा के लिए निकलूं, संचरण करने के लिए आप निकलोगे, संचरण कर लिया सब कुछ हो गया, भाई अब थक गए, मेरे तो पैर दुखने लगे, वो कहता है वो कुछ हो गया, तो आप क्या करते हो वहाँ पे निवास करने के लिए बैठ जाते हो, रह जाते हो, बस जाते हो। जैसे ही बस जाओगे निवास करने के लिए रुक जाओगे, तब सोचोगे खाऊंगी क्या पीऊंगा क्या, इसकी अपनी को आवश्यकता होने लगी। तब आप क्या करते हो कि वहाँ पर आसपास उपजीविका पाने के लिए या आप कारोबार करने का जो अवसर तलाशोगे, तो आप क्या कर सकते हो कि छठे पॉइंट के अंदर कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए जो अधिकार होगा वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई? ओके, लाइक, ठीक है। फिर अब इसके अंतर्गत जो बातें बता रखी है कि भाई जो कुछ निषेध के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल जो 19 क्लॉज 2 है, उसके अंदर जो 19 क्लॉज 1 एक के अंदर जो भारत की प्रभुत्ता है, अखंडता है या राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, हितों से न्यायालय, अवमान, मनमाने अपराध का उद्दीपन है, इसके बारे में आंख वाक और अभिव्यक्ति के बारे में क्या किया जाएगा, आपको प्रतिषेध रहेगा। ठीक है, फिर है कि जो आपके अंदर जो 15 क्लोज सॉरी 19 क्लोज 3 है, इसके अंदर जो बात बताई गई है कि भाई आप क्या करते हो कि भाई कहीं पे भी किसी भी निरल सम्मेलन वगैरह करते हो या कुछ आप क्या करते हो कि शांतिपूर्वक निरल सम्मेलन करते हो, तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन बताया गया है 19 क्लोज 3 के अंतर्गत, जो कि भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हितों के बारे में आपको नियत सम्मेलन वगैरह का आपको प्रतिसिद्ध रहेगा। फिर 19 क्लोज 4 के अंदर यह बात बताई गई है कि भाई आप जो कुछ भी जो संगम और संघ वगैरह बनाते हो, चाहे सहकारी समिति वगैरह बनाते हो, तो उसके संबंध में आपको भारत की संप्रभुता, भारत अखंडता, लोक व्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको संघ बनाना होगा, उसको मतलब छीन बीन नहीं करना होगा। तो इसका प्रतिषेध के बारे में आपको बताया गया है। फिर क्या करते हो कि भाई आप भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी निवास करने के लिए बस जाने के रूप में बात करते हो, तो उसके बारे में आपको क्या किया जाएगा, अधिकार का प्रयोग और साधारण जनता के हितों में किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में 19 क्लोज 5 के बारे में उसको आपको क्या बताया गया है। फिर प्रतिशत बारे में बताया गया है। फिर 19 क्लोज 6 के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि आप क्या करोगे भाई, जो साधारण जो जनता के हितों के रूप में युक्तिक निर्बंध के रूप में बात की गई है कि आप कोई भी वृत्ति उपजीविका के लिए बात की गई है। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ बातें बताई गई है कि भाई अगर आप क्या करते हो कि जो नेशनल एंथम वगैरह है उसको क्या किया जाएगा, अगर नहीं गाने का जो दंड अगर आपको बताया गया था, तो वहाँ पर भी जो बिनॉय एमुनवल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का मामला था, इसके अंदर यह बताया गया था। फिर राइट टू इमेन व साइलेंट इम्प्रिल्ड इन फोर्स के बारे में बताया गया था। फिर नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो झंडा फहराने का जो राइट था वो अधिकार सबको है, इसके बारे में बात की गई थी। फिर एक केस आया था ब्रिजभूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली, इस मामले में या ऐसे साकल पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर बात की गई थी फौज और एफआर के बारे में बताई गई थी। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जो बात की गई थी, जो उसको स्पीच के बारे में बताया गया था। फिर एक केस आया था ऑल ऑफ इंडिया वर्सेज एम्प्लॉय वर्सेज एसोसिएशन केस, जो 1962 का था, उसके अंदर हड़ताल करने का अधिकार नहीं बताया गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ और भी केस थे अपने पास में, जैसे प्रभुदत्त वर्सेस भारत संघ, इसमें बताया गया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारों को जानने का अधिकार, इसके बारे में बताया गया था। पीपुल्स यूनियंस
फॉर सिविल लिबर्टीज यूनियन ऑफ इंडिया 1997, इसके अंदर फ़ोन टेप करना, एकांतक अधिकार के सब स्ट्रक्चर वगैरह करना, इसके बारे में बताया था। और भारत कम्युनिटी पार्टी भरत कुमार का जो मामला था, जो 1998 का था, इस मामले में जो राजनीतिक दल वगैरह होते हैं उनको बंद करने का जो आह्वान वगैरह था उसको असंवैधानिक कर दिया गया था। जो आप प्रदर्शन वगैरह धरना वगैरह करते हो तो कामा सरोवर से बिहार राज्य के अंदर हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। फिर हड़ताल का जो अधिकार है वो आर के घोष बनाम ई एक्स जोसेफ के बाद में भी बताया गया था। और विज्ञापन का जो अधिकार है या हमदर्द दवाखाना वर्सेस भारत संघ का मामला था, इसके अंदर क्या किया जो विज्ञापन और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं होना चाहिए, तो माध्यम वगैरह बताए गए थे। फिर अपने पास में आता है अपराधों की दो सिद्धि और उसके संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन और रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस के बारे में जो आर्टिकल 20 बताता है, इसके बारे में अपन देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उनमें से ऐसा कोई भी कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी भी प्रवृत्ति विधि के रूप में बताया गया है। अपना जो आर्टिकल है इसके अंदर 3 क्लोज है। आर्टिकल 20 क्लोज 1, आर्टिकल 20 क्लोज 2, आर्टिकल 20 क्लोज 3। आर्टिकल 1 ये कहता है कोई भी विधि किसी भी अपराध के लिए तब तक निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उनमें से एक ऐसा कोई भी कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी भी प्रति अतिक्रमण नहीं करता है। कार्यात्मक विधि का संरक्षण के बारे में बात करेगा, जो क्या करेगा कि भाई एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करेगा कि भाई कोई भी आप जब कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा उनमें से अधिक शास्ति भागी नहीं जाएगी तो आरोपित किया जा सकता है। यानी विधानमंडल की जो प्रोविजन की विधायी शक्ति है उसको कंट्रोल करता है और ये विधानमंडल की जो भूतलक्षी प्रभाव से संबंधित अपराध को सर्जित करने वाला या दंड में वृद्धि करने वाली जो विधि बनाने से उसको रोकेगा। अपराध सर्जित करने वाले जो दंड है या दंड में वृद्धि करने वाली कार्योत्तर विधि को भूतलक्षी प्रभाव से उसको लागू नहीं किया जा सके, किंतु कुछ भी लाभकारी जो कार्योत्तर विधि है ये भूतलक्षी जो प्रभाव से संबंधित है लागू किया जा सकता है। ठीक है। रतनलाल बनाम पंजाब राज्य 1965, इस मामले में क्या कहा था सुनिए। एक 16 वर्ष का लड़का था, घर पर अनधिकार प्रवेश करके उस एक 7 वर्षीय बालिका के साथ में सेल बंद करने का अभियोग चलाया जाता है, यानी उसके साथ में रेप कमिट कर देता है। तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे 6 माह का एक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट दी गई थी और जुर्माना भी उसके ऊपर अधिरोपित किया गया था। अब इस मामले में इसकी अपील दायर हो गई थी, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अंतर्गत पारित किया, जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को कारावास न देने के प्रावधान बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अभियुक्त इस अधिनियम का लाभ उठा सकता है, उसको सजा को कम कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी क्या कर दिया जाए, रतनलाल मतलब पंजाब राज्य के अंतर्गत उस एक्ट का जो पूर्वोत्तर बाद में के भविष्यलक्षी भूतलक्षी प्रभाव से उसको भी लागू किया जा सकता है, तो कार्यात्मक विधि पर भी यह लागू हो जाएगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 20+2 की, जिसके अंदर अपने को कहा क्या चीज़ बताई गई है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी के बारे में या दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में बात की गई है। इसके अंदर कौन सा केस था,
रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य। और ये कब का केस था? 1965 का। अब इसके अंतर्गत क्या बात बताई गई थी कि आर्टिकल 20 क्लोज 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह इंग्लिश प्रिंसिपल के जो एक प्रिंसिपल बताया गया नेमो डेप्ट बेसिस वेक्सरी पर आधारित होगा, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 20 क्लोज 2 यह प्रोटेक्शन दे देता है कि किसी भी व्यक्ति का जो अभियुक्त होना आवश्यक रूप से है और उसका अभियोजन या कार्रवाई किसी भी कोर्ट या न्यायाधिकरण के अंतर्गत समक्ष के अंतर्गत चल रहा हो, तो वहाँ पर जो न्यायिक प्रवृत्ति भी रही हो, तो अभियोजन किसी भी विहित अपराध के संबंध में हो तो उसके लिए दंड की व्यवस्था बताई गई है, लेकिन उसको एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक केस आया था, बहुत ही शानदार केस था, मकबूल हसन बनाम बम्बई राज्य। इस मामले में जो अपराधी था, जो तस्करी करके कुछ सोना क्या करता था, ले जा रहा था, जो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर थे, तो वहाँ पे सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत उसका जो सोना है उसको जब्त कर लिया और उसके बाद में उसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बिना परमिशन भारत में सोना ले आने के अपराध के लिए उसको अभियोजित किया गया था। अपीलार्थी ने उसे उसी अपराध के लिए इस आधार पर अभियोजित मानकर आपत्ति की कस्टम अधिकारियों द्वारा उसका सोना जब्त करके उसको अभियोजित और दंडित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि कस्टम अधिकारी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी नहीं था, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के उसका अभियोजन वर्जित नहीं था। फिर अपना जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो 300 जो सीआरपीसी सेक्शन है, वहाँ पर भी एक दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को उसी अपराध के लिए विचारण उसका ट्रायल वगैरह नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे 20 क्लोज 2 ये बात बताएगा कि अभियोजित और दंडित शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसे अभियोजित तो किया गया था किंतु दंडित नहीं किया जाएगा, वह आर्टिकल 20 क्लोज 2 का लाभ नहीं ले सकता, जबकि धारा 300 के अंतर्गत दोष सिद्ध या दोष मुक्त के शब्द का प्रयोग किया जा सकेगा। फिर एक केस आया था, मतलब एक जो इश्यू स्टॉपल वगैरह जो विबंध के बारे में विवादक विबंध के जो रविंद्र सिंह वर्सेस सुखवीर सिंह का मामला था, इस मामले के अंतर्गत ये बता दिया गया था कि उस बिंदु पर पुनः वाद को रोकना जो पक्षकार के बीच आपराधिक विचार में तय हो चुका हो, तो एक सिद्धांत वहाँ पर एक प्रिंसिपल लागू हो जाता है जो सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित बिंदु का विचारण करके अभियुक्त के पक्ष में निष्कर्ष दिया जाएगा, जो अभियोजन के विरुद्ध विबंध या प्रांगणाय के रूप में भी वो लागू हो सकता है। ठीक है। फिर अपने पास में आर्टिकल 20 क्लोज 3 ये बात बताएगा कि यहाँ पे 20 क्लोज 3 ये बात बताएगा कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताता है, जो आत्म अभिसंचन के संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है। तो 20 क्लोज 3 किसके बारे में बात करेगा? आत्म अभिसंचन के बारे में। क्या करेगा? उसको संरक्षण करेगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड या अभियोजन नहीं होगा। मैगजीन कौन सी थी इसके अंतर्गत? नेमो डेप्ट वेक्सरीज। नेमो डेप्ट विश्व वेक्सरी इसके ऊपर एक क्या है? आधारित है। ठीक है। फिर 20 क्लोज 3
ये बात बताएगा कि जो उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त है, स्वयं अपने विरुद्ध एक विटनेस बनाने के लिए उसको वो बाउंड नहीं किया जाएगा। तो 20 क्लॉज़ 3 ये बात बताएगा कि व्यक्ति का अभियुक्त होना तो आवश्यक है, उसके अंदर विरुद्ध साक्ष्य देना हो, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए, तो 20 क्लॉज़ 3 केवल अभियुक्त व्यक्ति को प्राप्त होगा। इसके अनुच्छेद का जो संरक्षण है साक्षी को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? यानी जो केवल अभियुक्त है उसी को प्राप्त होगा, जो संरक्षण साक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं होगा। जो अभियुक्त व्यक्ति वह जिसके विरुद्ध अपराध औपचारिक रूप से दोषारोपण उसको कर दिया, कन्विक्ट कर दिया गया है, तो दंडिक अवमानना या दंडिक कार्रवाई नहीं हुई है, तो वहाँ पर साक्षी होना किस प्रकार से बताया गया है कि वो बंदा अगर मौखिक रूप से या डॉक्यूमेंट्री या कुछ अभिसाक्ष्यक साक्ष्य का प्रस्तुत करना हो उसको, या कुछ भी पूर्व में प्राप्त किया गया ऐसा कोई भी बाध्यकारी या ऐसा कोई भी अभिसाक्ष्य जो अभियोजन का समर्थन करता हो, तो आत्म अभिसंचन के स्वीकृति तात्पर्य या सूचनादाता को व्यक्तिगत ज्ञान का उसका आधारित सूचना होनी चाहिए। तो इसमें काथी कालू वर्सेस बम्बई राज्य का मामला था, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये गवाह बनने का अर्थ ये बताया कि साक्ष्य को प्रस्तुत करना, जो भी विवादास्पद विषय पर कुछ प्रकाश डाला हो, तो अभियुक्त पर ऐसा बयान शामिल नहीं होगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंगूठे का निशान हस्ताक्षर का नमूना देता है, तो वह कोई भी व्यक्तिगत साक्ष्य नहीं देता है, क्योंकि केवल वस्तु केवल तुलना के उद्देश्य पर ली जाती है। इस तरह खोज के परिणाम जब्त की गई चीज़ें या अभियुक्त की जो चित्र, अंगूठे के निशान, नमूने के हस्ताक्षर अनुच्छेद 20 क्लॉज़ 23 के अंतर्गत क्या किया वर्जित किया गया है, और आर्टिकल 20 क्लॉज़ 3 के अंतर्गत अपने विरुद्ध लगाए जाने वाले अभियोग के संबंध में केवल व्यक्ति ज्ञान से कुछ कहने के लिए बाध्य करने को वर्जित करता है, तो पुलिस कस्टडी में जो रहने के दौरान जो अभियुक्त द्वारा दी गई ऐसी सूचना जिसके आधार पर एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन 27 है उसके अर्थों में किसी भी तथ्य का अगर उसको डिस्क्लोज वगैरह होता है या उसको रिलेवेंट लगता है या एडमिसेबल अगर होता है, तो ऐसी सूचना आर्टिकल 20 क्लॉज़ 3 के अंतर्गत उसको प्रतिकूल नहीं मानेगा। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज़ 3 अभियुक्त को अगर उनके विरुद्ध लगाए गए अभियोग के संबंध में अगर अपने कोई भी पर्सनल नॉलेज के रूप में कुछ कहने के लिए उसको बाध्य करना भी वर्जित मान लिया जाएगा। फिर एक नंदिनी सतपथी वर्सेस पी एल धरनी का केस जो 1978 का मामला था, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि संरक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि उस समय भी प्राप्त होगा जो पुलिस अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता के जो 161 के क्लॉज़ 2 के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है और पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए सामान्य प्रश्नों से ही किसी भी दबाव का गठन नहीं करता है, किंतु उन प्रश्नों की प्रकृति में अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के तत्व के रूप में दिखाई देता है, तो अभियुक्त को 20 क्लॉज़ 3 का संरक्षण प्राप्त होगा और वह उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दबावपूर्ण साक्ष्य के अंतर्गत न केवल शारीरिक यंत्रणा देने वाले तथ्य आते हैं, बल्कि मानसिक यंत्रणा जैसे वातावरण के दबाव, थकने वाले प्रश्न या अन्य धमकीपूर्ण साक्ष्य भी आते हैं। फिर एक केस आया था, इसके अंतर्गत बहुत शानदार केस था, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2010 SC सुप्रीम कोर्ट SC 1974। इस मामले में यह बताया गया था कि भाई अगर आप वैधानिक परीक्षण के जो मेथड है वो उसको आर्टिकल 20 के अंतर्गत आत्म अभिसंचन के अंतर्गत वर्जित मानेगा, और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नार्को विश्लेषण है वो अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार है, इसलिए आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है। तो कुछ जब ये बात आई थी तो इसके अंदर कुछ न्यायालय ने निर्देश वगैरह बताए थे, निर्णय के कुछ बिंदु इस प्रकार बताए थे। पहला बिंदु इस प्रकार से था कि अभियुक्त की सहमति के बिना अगर कोई भी लाइव डिटेक्टर नहीं प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अभियुक्त की इसकी सहमति देता है, इससे अधिवक्ता की सहायता दी जाएगी और लाइव डिटेक्टर के लिए शारीरिक और मानसिक विधिक शास्त्र को पुलिस और अधिवक्ता को पुलिस को बताना होगा। तीसरा पॉइंट, सहमति मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखी जाएगी। चौथा पॉइंट, मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियुक्त को अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। पांचवा पॉइंट कि अभियुक्त से सूचना प्राप्ति के पूर्व मेडिकल और तथ्यात्मक वर्णन की पूरी रिपोर्ट लिखी जाएगी। छठा पॉइंट, सुनवाई के दौरान व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि उसका कथन स्वीकारोक्ति नहीं होगा और बल्कि पुलिस के समक्ष इसका कथन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस सेल्वी बनाम कर्नाटक वाले मामले के अंतर्गत बहुत शानदार चीज़ से इसको समझाया गया था और बहुत ही अच्छा केस था, ठीक है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य जो कि 2010 का मामला था।
फिर अपने पास में आर्टिकल आ जाता है, तो इसके अंदर क्या किया गया था, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। केस कौन सा था, एक तो वो कौन सा था, मकबूल हुसैन वाला, सॉरी, कौन सा था केस, बम्बई राज्य वर्सेस काथी कानून, बम्बई राज्य वर्सेस कार्तिक कालू का। दूसरा केस था नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का। तीसरा केस था इसके अंतर्गत सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, और अपने पास में आर्टिकल 21, पानी पी लें। सबसे पहले अपन आर्टिकल 21 ए देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करेगा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जो शिक्षा का अधिकार है इसके बारे में बात की गई है। इसको कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। यानी जो आर्टिकल 0 से लेकर 6 ईयर के जो बच्चों के अंतर्गत है, जिसको आर्टिकल 45 के अंतर्गत बताया गया है, 6 से 14 के अंतर्गत आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत बताया गया, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर भी ये बात करता है आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको कब जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के लिए आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया था। पहला केस इसके अंदर ये आया था कि पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी इंडिया। इसके अंतर्गत राइट टू डाई का सही सेक्शन 309 में आईपीसी के अंतर्गत बताया गया था। फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी, कुछ गलत बोल दिया हूँ। तो आर्टिकल 21 से यही बताता है, जो शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है, जो राज्य ऐसी रीति से जिसके विधि बनाकर निर्धारित करेगा जो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप में शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।
फिर आर्टिकल 22 के कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बात करेगा कि किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार के कारण को यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और अपनी रुचि के विधि के व्यवसाय को परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का उसका अधिकार से उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। फिर आर्टिकल 22 क्लोज 2 ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार किया गया है उसको अभिरक्षा में अगर निरुद्ध रखा गया है तो गिरफ्तार के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए जो आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी को 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उस अवधि के अधिक अवधि के अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। फिर 22 क्लोज 3 ये कहता है कि खंड 1 और 2 की कोई बात ऐसे व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी जो उसको शत्रु अन्य देश के रूप में या निवारक निरोध के उत्पन्न करने वाले किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो। 22 क्लोज 4 ये कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध जो कि 42 संविधान संशोधन जो 1978 का 44 संविधान संशोधन जो कि 1978 के द्वारा उसको जोड़ा गया था कि करने वाले कोई भी विधि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अवधि के लिए भी तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि वो इसके अंदर दो बातें बताई गई उसके माध्यम से कि ऐसे व्यक्तियों से जो कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश नियुक्त होने से उसको अहित योग्य हो तो मिलकर बने सलाहकार बोर्ड से 3 महीने की उक्त अवधि को समाप्ति से पहले अगर प्रतिवेदन नहीं दिया है तो उसकी राय से निरोध के लिए पर्याप्त कारण बताएगा। परंतु इस उपखंड की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपबंध के बी के अधीन संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा विहित की गई हो और ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपबंध बी के अधीन संसद द्वारा बनाए गए विधि के उपबंध के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाएगा। फिर 5वां पॉइंट है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी भी विधि के अधीन किए जाने के लिए आदेश का अनुसरण जब तक किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है तब तक आदेश करने वाले प्राधिकार यथाशीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देगा। 6वां पॉइंट 5 के किसी भी बात का आदेश का अंतर्गत किसी भी करने वाले प्राधिकार के लिए ऐसे तथ्य के प्रकट करने का आवश्यक नहीं होगा जिनका प्रकट करना प्राधिकारी का लोकहित से विरुद्ध समझता हो। 7वां पॉइंट संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन किन वर्गों को मामलों में शामिल व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी भी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए अनुसार सलाहकार बोर्ड के रूप में राय प्राप्त करने का निरुद्ध किया जाएगा। फिर वर्ग और वर्ग के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट 4 के अधीन वाली जांच सलाहकार बोर्ड अनुसरण की प्रक्रिया का क्या होगी इसके बारे में बात करता है। तो निःशुल्क विधिक सहायता के रूप में अगर आपको लगता है कि तो नहीं हो तो इसका मैं हुसैन आरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी बिहार जो 1979 का केस था उसके बारे में बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और शोषण ठीक है इसके अंदर बस इतना एक केस था। फिर जो सेक्शन 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का जो प्रतिषेध है मानव का दुर्व्यापार और बेकार इसी प्रकार का अन्य बलात्संग जो प्रतिषेध किया जाता है इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और विधि के जो अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म मूलवश जाति वर्ग इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। डीएमसी वर्सेज मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो चूड़ियाँ वाला फरीदाबाद वगैरह आया था तो उसमें बारे में बताया गया था वो उसको ले गया था। फिर आर्टिकल 24 कारखानों में आदि बालकों में नियोजन का जो प्रतिशत है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक के किसी भी कारखाने में खाने में काम करने में नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी अन्य परिसंकट नियोजन नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें तो एक केस था दिन्ना वर्सेज भारत संघ का मामला था। तो इस मामले में जो पारिश्रमिक दिए जाने और बिना कैदियों को काम कराना बलात्संग की और आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा। फिर आर्टिकल 24 जो इसके अंदर कारखानों वाले में बात बताई गई है कि संरक्षण नियोजन लगाने का जो प्रतिषेध है
तो 14 वर्ष से कम के बालकों के रूप में कारखानों में काम में जोखिम भरे कार्य करके लगाएगा तो प्रतिशत माना जाएगा। MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1906 का मामला, जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को अगर कोई भी नियोजित कार्य करता है, कारखाने में लगाता है, तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, संरक्षण मिलेगा। फिर आता है अपने पास 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता होगी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के रूप में अबाध मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी भी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन में प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य की कोई भी बात विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। धार्मिक विचारण के संबंध में किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन निर्बंधन नहीं करेगी। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की बिंदुओं, धार्मिक संस्था और हिंदुओं के सभी वर्गों के अनुभागों को लिए खोलने के उपबंध करेगा। कृपाण धारण करना, लेकर चलना, मतलब सिख धर्म में मानने वाला अंग समझा जाएगा। खंड 2 के अंतर्गत हिंदुओं के प्रति निर्देश ये अर्थ समझा लगाया जाएगा कि अंतर्गत सिख, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश, हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का स्वर लगाया जाएगा। धार्मिक आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के उसके अनुभाग के रूप में जो धार्मिक और पूर्व प्रयोजन से संबंधित संस्था को स्थापना, पोषण के बारे में जो धर्म विषय कार्य का प्रबंध करा है। जंगम या स्थल संपत्ति के जो अर्जन और स्वामित्व कर ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने वाले जो किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में आर्टिकल 27 बताएगा। जो किसी भी व्यक्ति के ऐसे कर के समुदाय के रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप में अभियोजित किए जाते हों। समझ में आ रहा है? ओके। फिर आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बात की कि राज्य ऐसी निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगा। यानी राज्य पोषित संस्था के बारे में बात की गई है 28 क्लॉज 1 के अंतर्गत। फिर के खंड 1 के अंतर्गत कोई भी बात किसी भी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगा जो शिक्षा प्रशासन जिसका प्रशासन राज्य करता हो, किंतु जो किसी भी विन्यास न्यास से अधीन स्थापित किया गया है उनके अनुसार तो वहाँ पर देना आवश्यक होगा। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 ये बताता है कि राज्य के मान्य प्राप्त राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्था में जो दी जाने वाली धार्मिक संस्था शिक्षा में भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में जो उसके संलग्न स्थान में जाने की धार्मिक उपासना में उपस्थित होते हों, यह उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या उस अव्यक्ति ने उसके साक्ष्य से उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी गई हो। फिर आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की जाए। भारत के राज्य क्षेत्र में उसके किसी भी भाग में निवासी नागरिकों को किसी भी अनुभाग में जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसको बनाए रखने का जो अधिकार होगा विदेशी को नहीं होगा, कुल मिलाकर नागरिकों को प्राप्त होगा ये वाला। और राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि सहायता पाने वाले व्यक्ति शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर विभेद वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकार। धर्म, भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का जो अधिकार होगा वो खंड 1 के अंतर्गत निर्धारित अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवतारित रकम इतनी हो कि खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। शिक्षा संस्थानों को सहायता देने के लिए राज्य किसी भी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा धर्म या भाषा पर आधारित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग प्रबंध में होगा। फिर आर्टिकल 31 रिपील किया गया है जो कुछ विधियों में व्यावर्ती 31A, तो इसको क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। फिर आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रवर्तित करने की समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय के समावेदन का अधिकार प्रत्याभूत किया जाएगा। फिर इस भाग के प्रदत्त अधिकारों में से किसी भी प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में निर्देश
आदेश रीट जिसके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार प्रतिशत जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो भी प्रदत्त शक्तियों का प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं भी शक्तियों का किन्हीं अन्य न्यायालय अपने अधिकार स्थानीय सीमा के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा उसको बाउंड कर सकती है। इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय अनुच्छेद प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 33 इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकार को बलों और आदि को लागू करने रूपांतरित करने की संसद की शक्ति होगी। संसद विधि बनाकर अवधान कर सकेगी। इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी सशस्त्र बलों के लिए सदस्यों को लोक व्यवस्था बनाए रखने में भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को अधिसूचना के प्रति आसूचना को प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो या अन्य संगठन पर नियोजित व्यक्तियों को या किसी भी बल ब्यूरो संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली के उसके संबंध नियोजित करने वाले व्यक्ति पर लागू होगा। और किसी भी विस्तार का निर्बंध निराकृत किया जाए तो जिसके बारे में करते हुए उचित पालन उसमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहेगा। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त हो या जब तक इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के निर्बंधन के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर दंड का प्रोविजन वगैरह जो मार्शल लॉ वगैरह बताया जाएगा इसके अंदर बताया गया। फिर आर्टिकल 35 के अंतर्गत जो उपद्रव प्रभावी के लिए विधान के बारे में बताया गया है। संसद को शक्ति होगी कि राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं होगी। जिन विषयों के ऊपर आर्टिकल 16 क्लोज 3, 32 क्लोज 3 और 33, 34 का अधीन संसद विधि द्वारा उत्पन्न कर सकेगी उनमें से किसी के लिए भी या कार्यों के लिए जो कुछ भी भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए दंड विधि विहित तो किया जाएगा। विधि बनाई या संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात जो कुछ भी हो एग्जिस्टिंग लॉ वगैरह हो उसके बारे में लॉ बना सकेगा। और प्रवर्त विधि वगैरह है तो 372 का जो आर्टिकल है उसमें किसी अनुकूल रूपांतरण के अधीन रहते हुए संसद द्वारा परिवर्तन निरसन नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर अपने पास में आयरलैंड का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो 36 से लेकर 51 के अंतर्गत बताए गए हैं कि भाई राज्य के 36 के अंदर राज्य की परिभाषा होगी और 37 के अंदर इस भाग में अंतरिक्ष तत्वों का लागू होगा। इस भाग में अंतरिक्ष उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे किंतु फिर भी इसमें अभिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत विधि के बनाने के तत्वों को लागू करने राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 31 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कि राज्य इस सामाजिक व्यवस्था की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक राज्य न्याय राष्ट्रीय जीवन को सभी ये संस्थाओं को अनुप्रमाणित करके प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण के लोक कल्याण के अभिवृद्धि के प्रयास करेगा। राज्य विशिष्ट आय के असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। न केवल विशिष्टों के बीच बल्कि क्षेत्रों के बीच विभिन्न व्यवसायों को लागू करने के लिए प्रतिष्ठा सुविधाओं अवसर को समानता असमानता प्राप्त करने का भी प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल 39 राज्य का अनुसरणीय जो कुछ नीति वगैरह बनाएगा जो विशिष्ट वगैरह जो पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप से जीविका पर्याप्त करने का साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। समुदाय के भौतिक संसाधन जो स्वामित्व वगैरह या कंट्रोल वगैरह इस प्रकार से बढ़ा जिसमें सामूहिक का सर्वोत्तम रूप से देखा जाएगा। फिर आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चलेगी धन और उत्पादन साधन सर्वसाधारण अहितकारी के अंदर वगैरह न हो। पुरुष और स्त्री दोनों समान कार्य का समान वेतन की बात की जाएगी। 39 के अंतर्गत पुरुष और स्त्री के कर्मकारों की व्यवस्था और शक्ति का पालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होगा। आर्थिक आवश्यकता के विवश होकर नागरिकों ऐसे रोजगार न जाना पड़े छोड़कर न जाना पड़े तो उस प्रकार की भी अनुकूल की बात काम की जाएगी। फिर बालकों की स्वतंत्र और गर्मियों वातावरण के लिए स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। 39 के अंदर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। फिर आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई। राज्य ग्राम पंचायत संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। इनके शासन की इकाई को कार्य करने के लिए योग्य के लिए आवश्यक कुछ बातें करेगा। फिर कुछ दशों में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशों का जो प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 के अंतर्गत बताया गया है। फिर कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी है कि राज्य उपयुक्त विधानमंडल आर्थिक संगठन द्वारा किसी भी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के लिए अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों का काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले आर्टिकल 43 के अंतर्गत बताया गया है। फिर आर्टिकल 43 एक के अंदर उद्योगों के जो प्रबंध कर्मकारों भाग वगैरह जो 42 संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया था। फिर सहकारी समितियों को जो आर्टिकल 43 बी के अंतर्गत बताया गया जो 97 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर 44 जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में जो राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जिसके अंदर जो सरला मुद्गल का केस था यूनियन ऑफ इंडिया 1950 के अंतर्गत जो डेनियल लथवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस था वो भी नागरिकों वाले समान सिविल संस्था से जुड़े हुए केस हैं।
फिर सेक्स आर्टिकल 45 जो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख के रूप में शिक्षा उपलब्ध करने का जो राज्य की ड्यूटी होगी, वहाँ पर 6 से लेकर आयु पूरी 0 से लेकर सभी बालकों को 6 वर्ष तक पूरी आयु के अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और उसकी शिक्षा का देने का प्रयास करेगा। 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जो अनुसूचित जनजातियों के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा के अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगा। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को विशेषतः अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा के संबंधी हितों की विशेष सावधानी अभिवृद्धि करेगी और सामाजिक अन्याय सभी प्रकार के शोषण से उसकी सुरक्षा करेगा। फिर 47 के अंतर्गत पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के 47 के अंदर बताइए जो पोषण लोक स्वास्थ्य सुधार मादक पेय और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधि को प्रयोजन से भिन्न उपायों का प्रयास करेगा। फिर है कि जो 48 के अंदर कृषि और पशुपालन का जो संगठन वगैरह है, इसके बारे में दुधारू पशु विभाग पशु और नस्लों का सुधार में वध प्रतिशत कदम उठाएगा। 48 ए के अंदर पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन वन्य जीवों के बारे में 48 के अंदर जो 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 49 राष्ट्रीय महत्व जो संस्मारक है स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण करेगा। संसद इनके संबंध में विधि बना सकता है। लूटन निरूपण विनाश अपसारण व्यय निर्यात संरक्षण संबंधी बातें तक होगा। फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो 50 के अंदर बताया गया राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कदम उठाएगा। फिर आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा के अभिवृद्धि के बारे में बात करेगा, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संबंध सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना संगठित लोगों को एक दूसरे से विवाद तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का जो अंतर्राष्ट्रीय विरोधों मध्यस्थम निपटाने के प्रोत्साहन देने के लिए बात किया जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये दोनों डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे अपन क्या करेंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह बताई जाएगी उसके बारे में भाग 4A आर्टिकल 51A जो मूल कर्तव्य है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये संविधान स्वर्ण सिंह की सिफारिश के तर्ज के ऊपर जोड़ा गया था, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। तो आप कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच।